सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, अभी सोशल मीडिया पे ऐसा सुनने को आ रहा है कि 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब, उन्होंने काला दिवस मनाने का घोषणा किया है, ऐलान किया है। तो साथियों, यह समझना है कि काला दिन क्यों मनाया जा रहा है। तो काला दिन मनाने का जो कारण है वह कारण यह है कि बहुत दिन से यानी तथाकथित आजादी से पहले ही ओबीसी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। तथाकथित आजादी के समय ओबीसी को गुमराह किया गया और ये कहा गया कि इस देश में अंग्रेज हैं तो समस्याएं हैं, अंग्रेज चले जाएंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस देश के ओबीसी के जो नेता थे, ओबीसी के जो लीडर थे, जो हमारे दादा परदादा थे, उन लोगों ने आजादी के आंदोलन में बड़े पैमाने पे शामिल हुए, बड़े पैमाने पे गोलियां भी खाई, बड़े पैमाने पे उनको जेलों में भी ठूसा गया, बड़े पैमाने पे वो फांसी पे भी चढ़ गए, हंसते हंसते चढ़ गए, इस उम्मीद के साथ चढ़ गए कि अंग्रेज इस देश से चले जाएंगे तो अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय होगा, उनको हक हिस्सा अधिकार मिलेगा, मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। लेकिन तथाकथित आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी ओबीसी के लोगों के साथ, SC ST के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय ही होता चला आया। जो गुलाम भारत में हक हिस्सा अधिकार मिला हुआ था वो आजाद भारत में एक एक करके खत्म हो गए। जब जब ओबीसी को हिस्सा मिलना होता है, जब जब उनका अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है, जब जब उनको अधिकार मिलना होता है, तब इस देश की मनवादी व्यवस्था जो है RSS BJP के लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके उनको गुमराह किया जाता है और गुमराह करके उनके हक हिस्सा अधिकार पर डाका डाला जाता है। साथियों, बहुत संघर्ष के बाद भारतीय संविधान में ओबीसी के लिए 340 आर्टिकल लिखा गया। उस 340 आर्टिकल का संविधान लागू होने के बाद भी अमल नहीं लाया गया, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद उस पर दबाव बनना शुरू हुआ। जब दबाव बनना शुरू हुआ तो काका कालेलकर की रिपोर्ट बनी, काका कालेलकर आयोग गठित किया गया। काका कालेलकर के आयोग ने ओबीसी की सर्वे किया, सर्वे करके यह रिपोर्ट दिया कि जिस तरह से SC और ST को संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, उसी तरह से अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को, ओबीसी के लोगों को भी, जो 3743 जातियों में बटे हुए हैं, उनको भी सुरक्षा कवच देने की जरूरत है। लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया, लागू नहीं किया। फिर संघर्ष चलता रहा। उस संघर्ष के बाद फिर मंडल कमीशन लागू किया गया और मंडल कमीशन की भी रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद जब इसको लागू करने का समय आया 90-91 में, तो फिर प्रोपोगंडा हुआ और 90-91 में 131 सवर्ण वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मुकदमा दायर किया। उस मुकदमे का जो रिजल्ट आया 16 नवंबर 1992 को जो रिपोर्ट आई, उसमें ओबीसी के साथ षड्यंत्र करके मंडल की केवल एक सिफारिश लागू की गई, बाकी सिफारिशें लागू नहीं की गई। तो क्या लागू किया गया कि 52% ओबीसी को केवल 27% दिया जाएगा और उसके साथ साथ क्रीमी लेयर लगाया जाएगा। क्रीमी लेयर न तो सामान्य वर्ग के ऊपर लगा है, न शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर लगा है, केवल ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर लगाया गया। और उसमें यह कहा गया कि ओबीसी को पदोन्नत में आरक्षण नहीं होगा। साथियों, बहुत से ऐसे पद होते हैं जो पदोन्नत से ही भरे जाते हैं, तो ओबीसी को पदोन्नत से भी बाहर रखा गया। इस तरह से 52% ओबीसी को मात्र 27% आरक्षण दिया गया, क्रीमी लेयर लगाया गया। शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया गया। क्रीमी लेयर में यह कहा गया कि जिस ओबीसी के पास 1992 में 1 लाख रुपए हर साल की आय होगी,
उस ओबीसी के बच्चे को शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जिसकी आय 1 लाख से कम होगी, 30,000, 40,000, 50,000 होगी, उसके बच्चे को शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा। तो साथियों, आप लोगों को यह समझना होगा कि जो व्यक्ति साल में लाख रुपए कमाएगा वही अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बना पाएगा, हाई लेवल की एजुकेशन दे पाएगा। जो व्यक्ति खर्चा चलाने में भी सक्षम नहीं है, वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पढ़ाएगा तो इंटर कराएगा या बीए कराएगा। तो साथियों, रोकने का प्रयास किया गया। उदाहरण के तौर पे अगर समझा जाए तो ऐसा किया गया कि जिसके मुंह में दांत नहीं है उसको इस आरएसएस बीजेपी की सरकार ने चना दे दिया चबाने के लिए, और जिसके मुंह में दांत है उसको नहीं दिया। तो इससे साबित हुआ कि जो चना था उसका बच गया, चबाने वाले को दिया नहीं गया। जिसके पास दांत नहीं उसको दिया गया दिखाने के लिए केवल। उसी तरह से है कि जो अपने बच्चे को हाई एजुकेशन दिला सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बना सकता है, उसके बच्चे को कहा शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलेगा। जो अपने बच्चे को केवल इंटर, हाई स्कूल, ज़्यादा से ज़्यादा बीए करा सकता है, उसको कहा शिक्षा में आरक्षण होगा। तो वह शिक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं ले पाया। जो लेने लायक था उसको दिया नहीं गया। तो दोनों तरफ से ओबीसी के लोगों को रोका गया। यह षड्यंत्र साथियों 1992 में किया गया। मंडल की और सिफारिशें लागू होती, ओबीसी के लोग उसको जानते, समझते, पहचानते, परखते, लेकिन आरएसएस बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा षड्यंत्र करके उस समय कमंडल की रणनीति की गई और रथ यात्रा निकाला गया। उस रथ यात्रा में गुमराह किया गया, और गुमराह करने के बाद क्या किया गया, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। जो बाबरी मस्जिद गिराई गई, वह बाबरी मस्जिद में 150 साल से नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। तो ओबीसी के लोगों को समझना होगा कि वह बाबरी मस्जिद गिराने का मामला क्या था। बाबरी मस्जिद गिराने का मामला ओबीसी नहीं, मुस्लिम नहीं था। बाबरी मस्जिद गिराने का मामला था कि ओबीसी को जो मंडल कमीशन की लड़ाई है, वो मंडल कमीशन से ध्यान डाइवर्ट करने का मामला था, और बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। ओबीसी के लोग बाबरी मस्जिद गिराने में चले गए। इधर उनको मंडल की लड़ाई लड़नी थी, नहीं लड़ी गई। जो उनको हक अधिकार मिलना था, नहीं मिला। 1992 से लेके अभी 2023 चल रहा है, 23 खत्म हो गया। लगभग 31 साल बीत जाने के बाद भी 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन नहीं मिला। मात्र 5.7% क्लास 1, क्लास 2 के अफिसर में मिल पाया है। इस तरह से षड्यंत्र ओबीसी के साथ इस आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार कर रही है। अभी फिर से ओबीसी को जाति आधार जनगणना का लाभ मिलने वाला है, मिल रहा है। अभी बिहार में ओबीसी की गिनती कराई गई, जिससे ओबीसी 63%, 65% आया, और वहाँ 75% आरक्षण लागू किया गया। यह मामला पूरे भारत में तूल पकड़ता। तो फिर से ओबीसी की ध्यान डाइवर्ट करने के लिए 22 जनवरी 2024 को जो बाबरी मस्जिद गिरा करके राम मंदिर बनाई गई थी, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। अब राम मंदिर का जो इतिहास है, इसको आप लोगों को समझना होगा कि राम मंदिर के इतिहास में 2002 और 3 में जब सुप्रीम कोर्ट, जब वहाँ खुदाई हो रही थी राम मंदिर की, तो वहाँ बुद्ध के अवशेष निकले। जब बुद्ध के अवशेष निकले तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद करवा दिया। इधर कोरोना की महामारी में कोरोना का आड़ लेके, कोरोना का सहारा लेकर के जब कोई रोड पे नहीं था, तो फिर से राम मंदिर का समतलीकरण किया गया। उस समतलीकरण में सारे अवशेष बुद्ध के मिले। इसलिए यह साबित होता है कि यह अयोध्या नहीं है, साकेत है। जहां बुद्ध 16 वर्षावास निवास किए हुए थे, वहां बुद्ध की भूमि है, बुद्ध का सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो बुद्ध का है। लेकिन वहां समतलीकरण करके जबरदस्ती से मंदिर बनाया गया, और फिर से 2024 के लोकसभा के चुनाव को घोटाला करके जीतने के लिए यह प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि राम के मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें ओबीसी को बड़े पैमाने पे फिर से गुमराह करके वहां इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठा करके 2024 का चुनाव जीतने का यह प्लान बनाया गया है। जो ओबीसी को समझना होगा कि जब उनको हक अधिकार मिलना होता है, तब उनको कुशवाहा, पटेल, पालगड़िया, बिंद साथ के मल्लाह कहा जाता है। जब उनको लड़ाई लड़ना होता है तो हिंदू के नाम पे वोट दिया जाता है, हिंदू के नाम पे दंगा कराया जाता है। तो यह समझना और सोचना साथियों जरूरी होगा। अभी ये सारी बातें ओबीसी के विरोध में
ये आरएसएस बीजेपी की सरकार कर रही है। और कोई भी संगठन, कोई भी नेता, कोई भी नहीं बोल रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब ने इस पहल को किया है। 22 जनवरी को काला दिवस मनाने का घोषणा किया है। तो हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, मैं महेंद्र कुशवाहा, प्रदेश प्रधान महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश, अभी सभी प्रदेश पदाधिकारियों को, जोन पदाधिकारियों को, मंडल पदाधिकारियों को, जिला पदाधिकारियों को, विधानसभा पदाधिकारियों को, सेक्टर पदाधिकारियों को और बूथ लेवल के पदाधिकारियों को यह आह्वान करते हैं, यह अनुरोध करते हैं कि बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो 22 जनवरी 2024 को काला दिवस मनाने का आह्वान किया गया है, उसमें बड़े पैमाने पर हाथ में पट्टी बांधकर, काला कपड़ा पहनकर, काला झंडा लगाकर आप लोगों को विरोध प्रतिरोध करना होगा, ताकि मूल निवासी बहुजन समाज के हक हिस्सा अधिकार पे यूरेशियन विदेशी लोगों का डाका न डाला जा सके, न पड़ सके। इसकी रक्षा खुद को करना होगा। साथियों, आप लोग ऐसा करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।